नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संडे आपके लिए फंडे बना, खुशी की खबर आई और इस खबर का जो श्रेय है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद, एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों को जाता है, जिन्होंने DU में वैकेट सीट्स के मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाया, जिसको हमने अपने चैनल पर कवरेज भी दी। और आज मॉप अप राउंड 2 की घोषणा हो गई, जी हाँ, जिसके बारे में कल तक विश्वविद्यालय प्रशासन इनकार कर रहा था कि अब जो है वो आगे फर्दर कोई भी एडमिशन राउंड पॉसिबल नहीं है, और ये आया। पिछली बार आपको याद होगा कि जो है वो जब राउंड ख़त्म हुआ था स्पॉट, उसके बाद सब परेशान थे और हमने कहा था कि अभी सीटें बहुत वैकेंट हैं, और इस मुद्दे पर उस समय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, जो कि अभी भी EC मेंबर हैं, और कल EC की मीटिंग होने जा रही है, तो सुनील शर्मा ने इस मुद्दे पर लगातार अपनी बात जो है ज़ोरदार ढंग से रखी थी। और आज हमारे साथ फिर एक बार हैं सुनील शर्मा, और आइए इनसे बात करते हैं कि कितने खुश हैं सुनील जी आज आप। नमस्कार, बहुत खुश हूँ मुनमुन जी, और बच्चों को दशहरे का और दिवाली का बड़ा अच्छा तोहफा मिला है। लेकिन कुछ संख्याएँ, जैसे कि हम और आप हमेशा दिल्ली विश्वविद्यालय की एडमिशन नीति को लेकर हमेशा करते रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार का जो सेकंड मॉप अप राउंड आपके प्रयासों से, एकेडमिक काउंसिल के प्रयासों से, सदस्यों के प्रयासों से, और हम भी इस पर लगातार कई साल से, जब से खासकर CUT का मैटर आया है और मेरिट बेस एडमिशन बंद हुए हों, तब से हम इस पर थोड़ी संजीदगी से, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी सीटें हमने देखा है कि पिछले सालों में भी खाली रही हैं और इस साल भी खाली हैं। हालांकि शुरुआती दौर में ही इस बार वाइस चांसलर साहब ने बड़े स्पष्ट रूप से ये कहा था कि 2 CUT की लिस्ट निकालने के बाद हम फिर डायरेक्ट मॉप अप राउंड पे आ जाएंगे, यानी कि मेरिट बेस जो है वो एडमिशन करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। और इस बार एक भी सीट सरकारी संस्थानों के अंदर, ये महत्वपूर्ण होता है कि गरीब तबके के लोग, दूर दराज के इलाकों के लोग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाते हैं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे रेपुटेटेड विश्वविद्यालय के अंदर आकर पढ़ने का उनको मौका मिलता है। तो एक भी सीट खाली क्यों होनी चाहिए? उल्टे कुछ ज़्यादा भी हो, 2, 4, 10, 5% ज़्यादा भी हो जाए तो इसमें कोई खामियाजा होना नहीं है, क्योंकि टीचर ने तो वही क्लास 50 बच्चों की लेनी है, वही क्लास 55 बच्चों की लेनी है। लेकिन 16 अगस्त से शुरू हुआ ये एडमिशन प्रक्रिया, ये अब एक इतनी लंबी सी प्रक्रिया हो गई है, इसकी कुछ दुर्नीतियां बीच में रही हैं। सेकंड राउंड के बाद जैसा प्रॉमिस वाइस चांसलर साहब ने कहा था, पता नहीं एडमिशन ब्रांच ने उसका पालन क्यों नहीं किया, और फिर एक बड़े लंबे इंतज़ार के बाद उन्होंने तीसरी सूची निकाली, फिर स्पॉट राउंड निकाला, और फिर भी बहुत सारी सीटें जब खाली रह गई, और विशेष रूप से आप देखेंगे कि कैंपस कॉलेजेस की सीट तो भर गई, लेकिन जो पेरिफेरी के जो कॉलेजेस थे, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के जो कॉलेजेस हैं, जिन्होंने CUT के कारण से बाद से जो एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई है, वो खासकर ये कॉलेज बहुत डिप्राइव हो गए हैं। वहाँ पर जो बच्चों को मेरिट बेस एडमिशन के अंदर मौका मिलता था ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों को, वो अब मिलना बंद हो गया है, और वहाँ उसको किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जा रही है, जिसके कारण वहाँ पर कुछ कोर्सेज़ के अंदर तो आप ये मानिए कि आज के दिन भी 50% से ज़्यादा सीटें वहाँ पर खाली हैं। मैं आज जो ये सेकंड मॉप अप राउंड आया है, दिल्ली विश्वविद्यालय इसको संजीदगी से लेगा, और प्रत्येक कॉलेज को, जैसे फर्स्ट मॉप अप राउंड के अंदर भी ये देखने को आया कि कुछ कॉलेजेस को इसमें अलाउड नहीं किया गया, कुछ परसेंटेज इन्होंने डिसाइड किया कि जिसके इतने से कम परसेंटेज के स्टूडेंट मतलब रहेंगे, उनको हम मॉप अप राउंड में नहीं देने जाएंगे, इतनी शॉर्ट एडमिशन रह जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए तो एक एक विद्यार्थी क्या एडमिशन चिंता का विषय है। और जैसा कि अभी इस बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो IDP यानी कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान ला रहे हैं वाइस चांसलर साहब, कि किस तरीके से, उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम एक एक सीट को इसके अंदर भरेंगे, तो उसका एग्जीक्यूशन अगर अभी से हो, पिछले सालों की 2 सालों की बहुत सारी गलतियां रही हैं, गलतियों से इंसान सीखता भी है।
तो अभी से और इस सेकंड मॉप अप राउंड के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय इंश्योर करे कि एक एक सीट यहाँ पर हो। स्पोर्ट्स कोटे के अंदर, CW कोटे के अंदर, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के कोटे के अंदर भी आधे से ज़्यादा सीटें खाली हैं। स्पोर्ट्स के टीचर पेरिफेरल कॉलेज के अंदर ये शिकायत कर रहे हैं कि एक भी बच्चा एडमिशन के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, फिट इंडिया जैसे मतलब आप कोर्स लेके आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के जी पेपर लेके आ रहे हैं, स्किल में आप स्पोर्ट्स को लेके आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपकी एडमिशन पॉलिसी ऐसी है कि स्पोर्ट्स के बच्चे मतलब एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। ये सेंट्रलाइज जो सिस्टम शुरू किया है स्पोर्ट्स के कोटे का, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस मॉप अप राउंड के बाद ये सारी, जैसा कि आप भी बड़ी मतलब संजीदगी से इन चीज़ों को देखते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को भी इंश्योर करता हूं कि कल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बड़े सजग तरीके से, बड़े सटीक तरीके से डीन एडमिशन से ये सवाल वाइस चांसलर के माध्यम से पूछे ही जाएंगे कि क्यों इस देश के वंचित लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने के लिए वंचित किया जा रहा है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं यहाँ से कि इन एडमिशन की प्रक्रियाओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों तक सूचना दे रहे हैं और ये सीटें पूरी भरें, ऐसी आपकी भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है। निश्चित रूप से वाइस चांसलर साहब भी कहते रहते हैं हमेशा कि हम भी एक भी सीट खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये जो मौका मिला है इसमें सारे कॉलेजेस की सीट को रखा जाए। जैसे फर्स्ट मॉप अप राउंड के अंदर कॉलेजों को किस तरीके से एडमिशन करना, अपनी कोई वेटिंग लिस्ट बनाकर भी रखनी है, ऐसा मौका और ऐसी गाइडलाइंस एडमिशन ब्रांच की तरफ से नहीं गई। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट एक बार किसी कॉलेज को चूज करते हैं, बाई चांस वो दूसरे कॉलेज के अंदर एडमिशन पा जाते हैं। जी बिल्कुल, एक प्रोग्राम में एक बच्चे को 22 प्रोग्राम में जो है वो एलोकेशन हुई और किसी को एक में भी नहीं हुई और टाइम निकलता चला गया। हाँ, ये एक गलत पॉलिसी है। मतलब हम तो हमेशा ही डिमांड करते हैं और ऊपर से जो पिछले कुछ सालों से हम एग्जीक्यूटिव के माध्यम से भी जो आंकड़े, जिस परसेंटेज पे मतलब एडमिशन हो रहा है और जो आंकड़े हम लोगों के सामने आने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी का युग है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मतलब उपलब्ध होने चाहिए, वो हम लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। अब की बार देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या रिपोर्टिंग आएगी। अभी तक तो हमको भी वो कोई आंकड़े की कितना एडमिशन हुआ, कितना नहीं हुआ है, वो हमको भी नहीं पता है। लेकिन एलोकेशन इस तरीके से हो, रैशनलाइज एलोकेशन हो ताकि बच्चों को एडमिशन मिल जाए। बीएससी मैथमेटिक्स जैसे कोर्स में 50-50, 20-20, 30-30 सीटें। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स के अंदर, होम साइंस के अंदर मैं ये देख रहा हूँ, आपने ये सूची जो मुझे दिखाई है, इसके अंदर 141 सीटें। आप सोच सकते हैं कि पूरा का पूरा कोर्स वो टीचर किसको पढ़ाएंगे, उनका वर्कलोड कहाँ जाएगा। इन एडमिशन, शॉर्ट एडमिशन होने का जो मल्टीपल इफेक्ट है उसको मतलब शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन ब्रांच अभी समझ नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है कि इसको संजीदगी से देखना चाहिए और सारे बच्चों की दिवाली अच्छे से मने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेकर बने, ऐसी मैं शुभकामनाएं उन बच्चों को। जी सुनील जी, आपने शुभकामनाएं तो दी हैं, लेकिन जो है वो सबसे बड़ी बात ये है कि केवल ऑफ कैंपस कॉलेजेस ही नहीं है, बल्कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस के कॉलेजेस में भी सीटें हैं, भले ही वो 3 हों 4 हों, बट है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि कल ईसी मीटिंग भी चल रही होगी और उसी ईसी मीटिंग के दौरान जो है कॉलेजेस अपनी लिस्ट भी भेज रहे होंगे, तो आपको लगता है कि बहुत ही संजीदगी के साथ मैक्सिमम कॉलेजेस को शामिल करने की कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल की जाएगी। निश्चित रूप से ईसी की मीटिंग चल रही होगी, लेकिन ईसी के अंदर कुल मिला के 3-4 प्रिंसिपल होते हैं, बाकी सारे प्रिंसिपल अपने अपने कॉलेजेस के अंदर ही होंगे और उनको बड़ी संजीदगी के साथ अब की बार अपनी लिस्ट भी मांगनी चाहिए और एडमिशन ब्रांच से कि हमारे ये एडमिशन इतने दिन में नहीं हो पाते, तो हमको एक ऐसी वेटिंग लिस्ट बना के रखें जिससे कि हमारा एक एक एडमिशन इंश्योर हो जाए। हालांकि अब अक्टूबर है, मतलब 1-1.5 महीने की पढ़ाई भी शायद यहाँ पर रह गई है, फिर आगे चल के तो मतलब अभी छुट्टी, मिड सेमेस्टर ब्रेक आने वाला है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम भी आएंगे नवंबर के बाद, तो मतलब ये देखना होगा कि हम कितने लेट होते जाएंगे। सीयूटी ने हमें लेट तो किया है, इस बार भी किया है। एक और चीज़ भी सर, सीयूटी की बात आपने करी, एक और चर्चा भी चल पड़ी है कि क्यों ना सीयूटी जो 2025 का एग्ज़ाम है वो ड्यू खुद कराए, ये कई प्रोफेसर्स की भी ये राय है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जब ये सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन
का जो कॉन्सेप्ट आया था तब मैं एकेडमिक काउंसिल में था और हमने DU सेट को वहाँ से पास किया था, CU सेट को नहीं किया था। उसमें हमने ये किया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपना एक सेंट्रलाइज एंट्रेंस टेस्ट मतलब बच्चे को एडमिशन के लिए बनाना चाहिए, अपना मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो टेस्ट कंडक्ट करवा भी सकती है। नहीं तो मतलब बच्चों को समय दे, वो यहाँ पर आकर भी हमारे इतने सेंटर वहाँ पर टेस्ट ले सकते हैं। अगर ऐसी कोई बाध्यताएं लंबे समय से आ रही हैं और अब हम देख रहे हैं CUT की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा एकेडमिक एटमॉस्फेयर जो है वो समाप्त हो गया। कोई बच्चा कभी आ रहा है, किसी का आधा सिलेबस छूट गया, किसी का कुछ छूट गया, फिर उनको जो है कंटिन्यूस असेसमेंट में भी प्रॉब्लम आती है, इंटरनल असेसमेंट में प्रॉब्लम आती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसा आप कह रहे हैं, मैं भी आपके माध्यम से ये उम्मीद करूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को कम से कम ट्रायल बेसिस पे अभी 1-2 साल जब तक CUT इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है तब तक अपने DU सेट वाले मॉडल पे जाना चाहिए, उसको एडॉप्ट करें तो कोई बुरी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी हमें समय देने के लिए, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कल की इसी मीटिंग के लिए कि आज आपने जो है वो शाम में समय निकाला हमसे बात करने के लिए। तो आप सबके लिए खुशखबरी है, आपकी जीत हुई है। और जो ये सोच रहे थे कि क्या हम ड्रॉप लें या क्या करें, तो अभी आप इंतज़ार कीजिए और कल जब शाम को 5 बजे वैकेंट सीट्स आएंगी तो उसको अच्छे से देख के अप्लाई कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।